Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. Student, this is part 4 for chemical bonding. ठीक है, अभी तक हमने पार्ट 1, 2 और 3 जो है हमने कर रखा है। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके थे, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के। और अभी अराउंड अभी हाफ क्वेश्चन जो है आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी मेजर टॉपिक है आपका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखा होगा, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक पार्ट, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 आप एक बार पढ़िए। आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ द स्पीसीज NO प्लस टू NO माइनस द वन विथ मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ इज। ओके, अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करी गई है। ठीक है, तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी पिछले क्लास में ही, कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है आपका? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड आर्डर के, राइट, है ना। और ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड लेंथ के। क्लियर है? ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी काम की चीज है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड आर्डर के। मतलब देखो, कहने की बात ये है, सिंपल सी चीज़ है, कि अगर मैं ए सिंगल बॉन्ड बी लिखता हूँ, है ना, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड में लिख रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, आप बताओ ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे लगेगी? अगर आपको बॉन्ड डिसोसिएट करना हो, अगर आपको यहाँ पे बॉन्ड जो है डिसोसिएट करवाना हो, तो ज़्यादा एनर्जी आपको कहाँ पे लगेगी? ये जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे ज़्यादा आपको एनर्जी लगेगी, है कि नहीं? जो आपकी BD है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो आपकी थर्ड वाले केस में ज़्यादा लगेगी जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्चुअली वही है कि कितना ज़्यादा हमें एनर्जी लग रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, वही है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा बॉन्ड आर्डर उतना ज़्यादा आपका क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। और जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहा होगा उसका इनवर्सली कर दो आप बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ रहा होता है उतना कम जो है उसका बॉन्ड लेंथ रहा होता है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड आर्डर आपका 1 आएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? 3 है। तो अगर यहाँ पे अगर आप बॉन्ड लेंथ की अगर बात करो ना, तो सबसे जो ज़्यादा ज़्यादा लेंथ का जो बॉन्ड लेंथ होगा यहाँ पे, वो AB का रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए डबल बॉन्ड बी का, और सबसे शॉर्ट जो रहा होगा वो ए ट्रिपल बॉन्ड बी का रहा होगा। ये तो जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल हो गई समझाने के लिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम? तो एक क्वेश्चन बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे क्या करना है आपको। पहले आप कंपाउंड लिखिए, क्या क्या कंपाउंड है आपके पास। NO है, ठीक है, NO प्लस है, NO प्लस 2 है, और आपके पास क्या है? NO माइनस है। क्लियर है? अब देखो इसका हमें ना बॉन्ड आर्डर कैसे भी करके ना निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो आपको याद भी होगी। ठीक है, तो वो ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी, केवल आप इलेक्ट्रॉन सम पहले निकाला करो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सम जो है अगर 10 से लेके 18 के बीच में आ रही है आपकी, ठीक है, तो फिर तो मतलब आप आराम से ऐसे करके निकाल सकते हो ये वाली ट्रिक से। लेकिन आप सपोज करिए कि 18 से बाहर जा रही है या फिर 10 से कम आ रही है, तब तो आपको फिर MOT से पूरा बना के जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने की वहाँ पे नीड पड़ेगी। बट यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं ना, ये आपका 1 था, ठीक है, ये वो आपका 1.5 था, है ना। मतलब सिंपल मैंने आपको ये बोला था कि आप 14 का केवल याद कर लेना, इसका 3 होता है, और बाकी आप ऊपर जाओ तो 0.5 जो है ना डिक्रीज करते जाना, नीचे जाना तो वो भी 0.5 जो है आप डिक्रीज करते जाना। यहाँ पे 0.5 डिक्रीज करना, 2.5, दिस इज अगेन 2 एंड दिस इज 1.5 एंड दिस इज 1। क्लियर है? तो चलिए एक बार हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं ना सबसे पहले। अगर नहीं लगेगा तो फिर हम MOT से निकाल के देख लेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो 7 और प्लस 8 हो गया, यहाँ पे 15 आ गई मेरे पास। ठीक, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका 7 प्लस 8 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया? 14 आ गया। अगेन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 7 प्लस 8 माइनस टू मैं क्यों कर रहा हूँ समझ रहे हो आप? इसने डोनेट किया हुआ है ना 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो कितना हो गया आपका? 13 हो गया ना। ये आपका हो गया 7 प्लस 8 प्लस 1, तो ये आपका कितना हो गया?
16 हो गया। तो आप यहाँ पे आराम से देख रहे हो 15 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया और 16 हो गया। यहाँ पे बॉन्ड आर्डर आराम से देख सकते हैं। ये तो 10 से लेके 18 के रेंज में ही है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो 15 की अगर हम बात करें तो 15 का जो है वो आपका कितना है बॉन्ड आर्डर, 2.5 है, 2.5 लिख दो। 14 का कितना है, 3 है ना। 13 का कितना है आपका, 2.5 है, राइट। और यहाँ पे NO माइनस की अगर हम बात करें तो NO माइनस जो है आपका 2 है, राइट, है ना। NO माइनस की अगर आप देखो आप तो यस तो 2 है, ठीक है। तो अगर आप बॉन्ड आर्डर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है 2.5 की आ रही है ना, मतलब या तो आपकी NO की आएगी या तो आपकी NO+2 की आएगी, है ना। तो हमें मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहिए। मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब रहा होगा कि बॉन्ड आर्डर जो है हमें कम लेना पड़ेगा। बॉन्ड आर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो हमें तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहिए यहाँ पे। तो सबसे अगर कम बॉन्ड लेंथ सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा जाए तो किसका है यहाँ पे, तो सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम जो है ये 2 वाले का है, बाकी लोग तो इससे ज़्यादा ही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है, जो आप यहाँ पे ना कर पाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो आप एक बार। विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से चारों में से कौन सी स्पीसीज ऐसी है जिसकी बॉन्ड लेंथ जो है आपकी इक्वल नहीं है, राइट। अनइक्वल पूछा गया है, ये ध्यान रखना। तो देखो इक्वल बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ ना, इक्वल बॉन्ड लेंथ से क्या आप समझ रहे हो। इक्वल अगर बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप समझ रहे हो वो इक्वल बॉन्ड लेंथ आपका किस में आ सकता है। एक तो टेट्राहेड्रल वाले केस में आ सकता है, जहाँ पे आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, क्लास 12 से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि वहाँ पे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ वगैरह सारा चीज़ जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है। अब ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब वहाँ पे लोन पेयर ना अवेलेबल हो, ठीक है। एक भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, चारों का चारों भी बॉन्ड पेयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल CH4, अगर आप CH4 में देखोगे, आप CH4 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिंपल, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग बराबर होता है हर जगह पे, ठीक है, 109.28 के आसपास होता है। और यहाँ पे अगर बॉन्ड लेंथ की भी बात करी जाए ना CH की, तो वो हर जगह पे बराबर होती है, ठीक है। तो हमें अनइक्वल देखना है, तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल अगर कोई ज्योमेट्री यहाँ पे बना रही है जिसके पास बॉन्ड पेयर बिल्कुल 4 है, समझ में आई बात, तो वो आपकी जो है यहाँ पे इक्वल बॉन्ड लेंथ देगी। सबसे पहले आप उसको काट देना, ठीक है। अगर कोई प्लानर भी बना रहा होगा, लेट से कुछ इस टाइप का भी अगर बन रहा होगा आपका, ठीक है, प्लानर भी, तो वो भी इक्वल ही होता है, ठीक है, अगर लोन पेयर ना हो प्रेजेंट वहाँ पे तो, ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग चेक करते हैं एक बारी। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर से यहाँ पे डील करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, तभी हम समझ पाएंगे आगे कि क्या ये कहना चाहता है, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे आप निकाल सकते हो। तो ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे XZ F4 की देखते हैं। यहाँ पे XZ F4 क्लियर है। तो देखो XZ F4 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बताई थी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, क्लियर है। ये आपकी आगे कितनी 1/2 8 प्लस 4, ठीक है। ये 12/2, 12/2 मीन 6 हो गया, 6 मीन्स sp3d2 हो गया आपका, क्लियर है। sp3d2 आ गई आपकी, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा एक चीज समझिए आप, अगर sp3dt आ गई तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, तो ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी आपकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन आपकी कितनी है, 4 है, राइट। तो इसके अंदर अगर बॉन्ड पेयर, अगर लोन पेयर की अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो देखो बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा आपका, 4 आपका सराउंडिंग एटम है, तो बॉन्ड पेयर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लोन पेयर आपका कितना बच गया होगा, 2 बच गया होगा। तो इसके अंदर ना मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर प्लेनर वाली जो है ना कंडीशन आती है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे बन रहा होता है आपका, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे करके जो है ना ये प्लेन में जो है ये बन रहे होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। और यहाँ पे ना ऊपर जो है आपका ये लोन पेयर आ रहा होता है, ठीक है, क्लियर है ना।
तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपका बन रहा होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये लोन पेयर जो है आपकी किस में है, मतलब अगर आप देखो तो ये एक्सियल वाली फील्ड में हो गई ना, ये दोनों लोन पेयर। अब ये वाली एक चीज़ अलग हो गई, ये आपकी किस में है, ये प्लेन के अंदर है, ये वाली जो आप प्लेन देख रहे हो। तो ये एक टाइप का इक्वेटोरियल हो गया। हालांकि ऑक्टाहेड्रल के अंदर एक्सियल इक्वेटोरियल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो भी लोन पेयर है आपके ऊपर और नीचे, ठीक है, तो उनकी वजह से तो वहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं क्रिएट होने वाला है वहाँ पे। ठीक है, तो जो आपकी ये बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे, वो आपकी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, हमें तो अनइक्वल देखना था, तो XgF4 तो नहीं हो सकता। फिर आप आ जाइए ऑप्शन नंबर बी पे, SiF4 पे आइए। ठीक है, SiF4 पे आइए, यहाँ पे आप आ जाइए SiF4 के पास। अगेन वही काम करना है आपको, ठीक है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इस बार। सिलिकॉन जो है आपका किस फैमिली का है, ग्रुप नंबर 14 का है। ठीक है, तो 4 आ गया, 4 + 4 दिस इज 8, 8/2 मीन्स 4, 4 मीन्स sp3 ना, sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए इसका। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने का है यहाँ पे आपको, तो बॉन्ड पेयर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपका 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके सराउंडिंग एटम 4 है, तो लोन पेयर कितना बच रहा होगा जी, 0। अब यहाँ पे लोन पेयर कुछ भी नहीं बच रहा है, इसका क्या मतलब रहा होगा कि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड आपका एंगल आ रहा होगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड आपकी बॉन्ड लेंथ आ रही होगी। तो यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ आपकी क्या आ गई, बराबर आ गई। अब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। ऑप्शन नंबर सी आप चेक करिए, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका SF4 है। ठीक है, तो आइए SF4 को एक बार हम लोग चेकआउट करते हैं। SF4 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको फिर से निकालना है, तो हाफ दिस इज सल्फर है, सल्फर आपकी ग्रुप नंबर 16 का है, तो 6 + 4 दिस इज 10, 10/2 दिस इज 5, 5 मीन्स sp3d, राइट, sp3d मीन्स TVP ज्योमेट्री, राइट। क्लियर? अब तक आपको शायद याद हो गया हो, क्योंकि मैंने आपको 1 2 3 में यही सब तो बताया आपको। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन थे उसके अंदर। ठीक है, तो TBP ज्योमेट्री हो गई। अब TBP ज्योमेट्री ये स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, ज्योमेट्री जो आपकी स्टैंडर्ड होती है, शेप अलग अलग हो सकता है, तो शेप जो है आपकी बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगी। तो आप यहाँ पे देखिए, आप एक बारी बॉन्ड पेयर आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4, आपकी लोन पेयर कितनी आ गई, आपकी 1 आ गई। क्लियर? तो इस वाले केस में आपका किस टाइप का बनेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे बनेगा। ऐसे बनता है ना ये शीशा शेप्ड। ठीक है, क्लियर है? अब आप खुद यहाँ पे सोचो, एक बार दिमाग खुद लगाना आप, क्या यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेगी? ये SF की जो सारी बॉन्ड लेंथ है, ये एक्सियल वाली हो गई, ठीक। एक तो आपकी एक्सियल वाली ये आपको दिख रही है, और एक आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, इक्वेटोरियल वाली दिख रही है। क्या ये बॉन्ड लेंथ जो है आपस में इक्वल होंगी? तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो आपस में जो है ये इक्वल नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं आपस में इक्वल हो सकती? क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये डिस्टोर्शन क्रिएट करेगा। डिस्टोर्शन क्रिएट करने की वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल है ना वो घटता बढ़ता रहता है। तो बॉन्ड एंगल जब घटेगा बढ़ेगा तो फिर आपका क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वहाँ पे इक्वल तो आ ही नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनइक्वल ही तो पूछा गया ना, इक्वल थोड़ी ना पूछा गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके केस में, तो इसके केस में भी आप अगर आप निकालना चाहो ना, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, और sp3 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे बॉन्ड आपका जो बॉन्ड पेयर है वो 4 आ जाएगा, और लोन पेयर आपका 0 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी कोई लोन पेयर है नहीं। ठीक है, तो जो लोन पेयर अब होगा ही नहीं, तो फिर आपकी जो ज्योमेट्री आएगी बिल्कुल स्टैंडर्ड आएगी, सब बॉन्ड लेंथ वगैरह सब इक्वल आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। चलिए ये भी देख लेते हैं एक बारी, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, एक बार स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं क्या है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज लेबल एज रीजन। ओके, असर्शन पहले आप पढ़िए। द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज 104.5 डिग्री, राइट। ओके, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है ना। ठीक है, और
अब इसका रीजन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या रीजन भी सही है क्या? द लोन पेयर रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है अपने आप में। ठीक है, तो देखो ए और जो आर है ना वो आपका बिल्कुल ट्रू है। सबसे पहली बात जो है ए और आर जो है आपका बिल्कुल ट्रू है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ट्रू है। देखो अगर मैं H2O की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो H2O की हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आप पहले निकालिए, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आप निकालिए। ठीक है, 1/2 दिस इज 6 + 2 8, 8/2 मीन्स 4 आ गया, 4 मीन्स sp3 आना चाहिए, है ना। sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो चलो हम लोग बनाते हैं एक बारी। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर फिर से आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सराउंडिंग एटम 2 है तो बॉन्ड पेयर 2 आ गई आपकी, लोन पेयर कितनी आ जाएगी, 2 बच गई, तो 2 आ गई। तो जो आपकी कुछ ज्योमेट्री होती है ना वो कुछ इस टाइप की आपकी दिखती है। अगर आप H2O मॉलिक्यूल की बात करो तो जो ज्योमेट्री आपकी वो कुछ इस टाइप की दिख रही है। तो देखो ये कायदे से अगर देखा जाए तो ये sp3 था। ठीक है, तो sp3 की जो स्टैंडर्ड एंगल होती है वो आप सबको पता होगा। ठीक है, 109.5 के अराउंड होती है ना, राइट। लेकिन यहाँ पे तो अगर आप देखोगे तो ये 104.5 आ रहा है। ये ऐसा क्यों आता है? ऐसा जो है ये इस लोन पेयर की वजह से ही आता है। ठीक है, एक्चुअल में होता ये है ना कि इन लोन पेयर के अंदर जो है ना रिपल्सन होता है। ठीक है, किस टाइप का रिपल्सन है, ये भी लोन पेयर है और ये भी आपका लोन पेयर है। तो यहाँ पे किस किस टाइप का रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है। अब ये लोन पेयर रिपल्सन होगा तो ये इसको ये इसको धक्का मारेगा और ये इसको धक्का मारेगा, तो क्या होगा कि ये जस्ट सेकेंड ये क्या होगा, थोड़ा सा ये इस बॉन्ड को पुश करने लगेगा और ये भी थोड़ा सा इस बॉन्ड को पुश करने लगेगा। तो एक जो एक्सपेक्टेड एंगल थी आपकी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत जो है आपकी डिक्रीज हो जाएगी। वही डिक्रीज होकर आपकी क्या आ जाएगी, ये 104 के इक्वल आ जाएगी, 104.5 के इक्वल आ जाएगी, राइट। क्लियर है? तो ये किसकी वजह से हो रहा है इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज, तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, और और बिल्कुल ये रीजन भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, लोन पेयर जो रिपल्शन है, जो लोन पे जो आपका ये रिपल्शन आप देख रहे हो, ठीक है, वो ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहाँ पे रिपल्सन भी तो फिर ज़्यादा होगा ना। बॉन्ड पेयर के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो वो बिजी है। ठीक है, तो फिर वो उतना ज़्यादा रिपल्सन जो है क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन लोन पेयर बिल्कुल खाली है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के है, तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लोन पेयर रिपल्सन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, क्लियर है? तो ये बड़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो आपका असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, और ए इज अ फॉल्स गलत हो गया। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो गलत है। एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है। तो ये आपका गलत हो गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स गलत हो गया। एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पे बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी आप टिक करो। ठीक है, ए और आर जो है दोनों ही ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्लियर है ना? चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे द करेक्ट शेप ऑफ I3 बॉन्ड एंगल रिस्पेक्टिवली इन I3 आयंस आर ओके। मतलब तो इसका करेक्ट शेप आपको बताना है। ठीक है, और एंगल उंगल सब बताना है आपको। ठीक है ना, यहाँ पे एंगल उंगल सब लिखा हुआ है कि बॉन्ड एंगल भी आप बताइए। ठीक है, और इसका शेप भी बताइए। तो फिर से वही काम हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नई बात तो है नहीं, वो तो करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो I3 माइनस है यहाँ पे। ठीक है, I3 माइनस है आपका, तो I3 माइनस है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप I2 माइनस जो है ना कंसीडर कर लो ना, और एक जो है आपका सेंट्रल एटम जो है I को कंसीडर कर लो आप। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आप निकालो, हाफ हो गया, और आपका सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, आयोडीन ही है। सराउंडिंग एटम भी क्या है आपका, यहाँ पे आयोडीन ही है। तो सराउंडिंग एटम में 2 आयोडीन है आपके। अच्छा, अनायनिक चार्ज भी है यहाँ पे +1, तो बस तो कितना हो गया आपका, 5 हो गया। 5 क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी आपकी वो sp3d आएगी।
sp3d क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, टीबीपी आ जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे क्या आपसे ज्योमेट्री की बात करी गई है, बताइए आप, क्या आपसे ज्योमेट्री की बात करी गई? बिल्कुल नहीं, ये शेप की बात करी जा रही है। और मैंने आपको बार बार समझाया था कि शेप और ज्योमेट्री में जो है फ़र्क है काफ़ी, ठीक है। तो शेप की बात हो रही है, तो चलो, तो शेप निकालने के लिए तो हमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर की आवश्यकता है ना। हालांकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो है इंक्लूड होते हैं आपकी ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, बताया था मैंने आपको, ज्योमेट्री के अंदर जो है हमेशा इंक्लूड होते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों को यहाँ पे कंसिडर किया था। लेकिन शेप के अंदर जो है हमें केवल और केवल बॉन्ड पेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। बट हम बॉन्ड पेयर निकालेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे लोन पेयर भी तो हम निकालेंगे ना, ठीक है ना। तो देखो एक बारी यहाँ पे सराउंडिंग एटम आपकी कितनी है, 2 है, तो जो आपकी बॉन्ड पेयर आपकी आएंगी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और जो आपकी लोन पेयर आएगी वो कितनी आ जाएगी। अब 5 में से 2 माइनस कर देना, अब कितना आ जाएगा, 3 आ गया ना आपका। तो 3 आ गया, तो जो इसका शेप आएगा ना, इस केस में जो शेप आता है आपका वो लीनियर शेप आता है, ठीक है। जो शेप आएगी वो आपकी लीनियर आएगी। अब वो शेप कैसे लीनियर आएगी वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए आप यहाँ पे। ये तो आपका सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सियल में जो है आप 2 आयोडीन को आप प्लेस करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लोन पेयर जो है आप यहाँ पे रखिए, ठीक। एक लोन पेयर आप यहाँ पे रखिए और एक लोन पेयर आप यहाँ पे रखिए, ठीक है। बस हो गया आपका, ठीक है। आप देख लो ये किस टाइप का आपको दिख रहा है, लीनियर ही तो है ना, ये किस टाइप का, ये लीनियर है। अब ये आपको लीनियर ऐसे, ये है लीनियर, ठीक है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे करके देखना, क्या हो गया आपका, लीनियर हो गया, क्लियर है ना। तो बड़ी सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। तो बस हम लोग को ऑप्शन टिक आउट करना है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, लीनियर वाला, उसको आप मार्क करिए और आगे बढ़िएगा, ठीक है। एक चीज़ और पूछा गया है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे एक चीज़ और पूछा गया है कि जो आई 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 का जो बॉन्ड एंगल है ना वो भी प्रिडिक्ट करो। तो बताओ जी आई 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 के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, ये आई है, ये आई मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इन तीनों आई के बीच में जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे वो कितने का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। ये तो बिल्कुल कर, बिल्कुल आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो डी वाला करेक्ट आंसर है आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आप देखिए। 37 जो है अगेन एक बड़ी आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, आपको मैच आउट करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का, ठीक है। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है और यहाँ पे उसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बारी। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे Ne2 दे रखा है। एनी मतलब क्या है जी, व्हाट इज एनी? एनी इज अ इनर्ट गैस, ठीक। अब आप मुझे बताओ, इनर्ट गैस तो काफी स्टेबल होता है ना, क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि ये क्या होता है, बिल्कुल आपका फुली फिल्ड होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है इसके अंदर, राइट, क्लियर है। अब जो Ne2 होगा ना उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बिल्कुल जीरो आएगा। अब आप ये सोच सकते हो कि जीरो मैंने कैसे लिख दिया, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका जीरो आएगा। वो जीरो इसलिए आएगा कि देखो लॉजिक लगा सकते हो आप, वैसे तो आप एमओटी से निकाल सकते हो देख के, ठीक है। आप एमओटी से जो है आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एमओटी लगाने की यहाँ पे नीड नहीं है ना, आप एमओटी लगा के आप निकाल सकते हो लेकिन आप खुद ये सोच के देखो ना, जितने भी इनर्ट गैस हैं, ठीक है, उनका बॉन्ड ऑर्डर जो है जब भी मॉलिक्यूल के रूप में अगर दे रहा है, जैसे मान लीजिए आप Xe2 दे रखा है, ठीक है, Ne2 दे रखा है आपका, ठीक है, तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका हमेशा ही जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। क्योंकि इनर्ट गैस तो पहले से ही स्टेबल है ना, वो मॉलिक्यूल में कैसे चला गया, मॉलिक्यूल, वो फिर मॉलिक्यूल क्यों बनाएगा, बात समझ में आ रही है ना। तो इनर्ट गैस इज ऑलवेज स्टेबल, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। जो नेगेटिव का होगा वो आपका जीरो आ जाएगा। तो ए का जो है ना थर्ड के साथ मैच होना चाहिए था। तो बस आप वो चेक कर लो, ए के साथ 1 के साथ गलत हो गया, ये 4 के साथ मैच गलत हो गया, ए का 2 के साथ गलत हो गया, एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन टिक करो आगे बढ़ो, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप और सबका निकाल के देख सकते हो, ठीक है, सबका निकाल के देख सकते हो। यहाँ पे देखो O2 है, तो फिर से वही ट्रिक लगाओ इलेक्ट्रॉन सम वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सम आपको पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन सम अभी अभी आपको बताया था ना, 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बॉन्ड ऑर्डर लिखाया था, ठीक है। इसका आपका 3 होता है और बाकी का 0.5 आप कर लेना, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन सब काउंट करो, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो 16 आ जाएगा। बताओ 16 पे क्या आना चाहिए? ये 2.5 आ जाएगा, ये 2 आ गया। 16 का क्या आ जाएगा बताओ जी? 2 आ जाएगा ना। तो इसको कहाँ मार्क कर दूँ मैं? देखो डी का जो है 2 पे मार्क्स होगा, देखो डी का जो है 2 पे मैच हो रहा है। इससे भी कर सकते हो, देखो किसी में भी 2 नहीं है, ठीक है। ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा, अगर और भी अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो और आपको मिल सकता है। देखो इसका कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा ना। 18 पे देखो, 18 पे क्या आ जाएगा आपका? ये 1.5 होता है, ये आपका 1 होता है। ये कहाँ चला जाएगा आपका? ये आपका चला जाएगा यहाँ पे 1 पे, ठीक है। तो जो सी का होगा वो 1 पे आ गया, देखो सी का 1 पे आ रहा है, ठीक है। इन द सेम है आप Na2 का भी जो है आप निकाल सकते हो। Na2 का मैंने आपको निकाल के नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन आप निकाल सकते हो। वो कैसे आप निकालोगे? सॉरी, Na2 का जो है आप कैसे निकाल सकते हो? आप एमओटी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एमओटी की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वहाँ पे मैंने आपको बताई थी, 2 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक तो आपकी बताई थी अप टू 14 वाली, ठीक है, और एक आपको बताई गई थी आफ्टर 14 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आफ्टर 14 वाली जो है आप यहाँ पे रूल जो है अप्लाई करके आप निकाल सकते हो आराम से। आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। आप निकाल के देख लेना। वैसे ही N2 का भी आप निकाल सकते हो। N2 का कितना आ जाएगा जी? 14 आ जाएगा ना। N2 का आपका कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 14 पे आपका क्या है? 3 है ना। तो इसको जो है, ये दिखाई नहीं दे रहा, जस्ट अ सेकंड। ये इसको आप किससे मैच कर दोगे? इससे मैच कर देना, ठीक है। तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन था ये। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38 आप देखिए। 38 भी अगेन इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस इज x/2 वेयर x इज ओके। तो ओके, यहाँ पे राउंड अप करके देना आपको, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर के अंदर। तो ये बड़ी ध्यान रखना चीज़ों को, ठीक है। किस में आपसे आंसर जो वो निकलवाना चाह रहा है, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सम पहले काउंट करेंगे। CO हमारे पास, और क्या है? NO प्लस है, ठीक। तो देखो जो CO होगा आपका, वो क्या है आपके पास? 6+8। 6+8 का क्या मतलब है? 14। 14 का मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आपका क्या आएगा? 3 आएगा। डायरेक्ट आप लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तक आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका 7+8, और यहाँ पे क्या हो गया आपका? -1। अगेन आपका ये क्या आ गया आपका? 14 आ गया ना ये भी। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा? इसका भी आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। अब देखो ये कह रहा है ना कि इन लोगों का जो डिफरेंस है ना, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है? इनका जो डिफरेंस है वो x/2 है, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या है? तो x/2 है। तो चलो इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो 3 - 3 इक्वल टू, मैं क्या लिख देता हूँ? x/2, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी, तो 3 - 3 0 हो गया ना, x/2। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई ना। तो 0 बस एक ही ऑप्शन के अंदर है, आप टिक करो, ठीक है, आगे बढ़ो। क्लियर है? ये भी बड़ी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है आपका, द कंपाउंड डेट हैज द लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपसे पूछा गया है कि बॉन्ड एंगल जो है ज़्यादा किसका रहा होगा, ठीक है। तो चलिए बॉन्ड एंगल का यहाँ पे कंसेप्ट जो है थोड़ा सा हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं कि बॉन्ड एंगल हम कैसे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब देखो अगर बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल निकालने से पहले हमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन से ही तो बॉन्ड एंगल फिर निकाल सकते हैं ना। क्योंकि हाइब्रिडेशन से क्या आएगी? हमारी ज्योमेट्री हम निकाल सकते हैं, और ज्योमेट्री से हमारे पास बॉन्ड एंगल वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ज्योमेट्री बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए H2O की अगर हम बात करें तो फटाफट से हम निकाल लेते हैं। H2O की अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इसका हाइब्रिड नंबर निकालोगे, ठीक है। तो H2O का हाइब्रिड नंबर आप निकालो, कितना आएगा आपका? 6+2, दिस इज 8। 8/2 मीन्स 4। 4 आपकी क्या प्रेडिक्ट कर रही है? sp3। अब sp3 तो है, तो ये आपकी ज्योमेट्री आपकी किस टाइप की आएगी? आपकी ज्योमेट्री किस टाइप की आएगी? टेट्राहेड्रल, ठीक है। देखिए मैं बार बार ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, शेप की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। शेप जो है इसकी टेट्राहेड्रल नहीं आती है। शेप जो है आपकी इसकी बेंट आती है। बेंट जो है
क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड पेयर को केवल इंक्लूड करना होता है, लोन पेयर की वजह से वहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है, तो वो आपका बेंट आ जाता है। तो चलो एक बार बॉन्ड पेयर लोन पेयर की भी यहाँ पे चर्चा कर ही लेते हैं। यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपकी कितनी आ गई? 2। क्यों? क्योंकि 2 आपकी सराउंडिंग एटम है यहाँ पे, तो लोन पेयर आपका कितना आ गया होगा? 2 हो गया होगा। क्लियर है? तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का आपका बनेगा, ठीक है। अभी अभी बनाया भी था मैंने H2O का, कोई नई बात नहीं है। इन द सेम में आप NH3 का आप निकालोगे, ठीक है, तो NH3 का भी आपका sp3 ही आएगा, ठीक है, आप निकाल के देखना। चलो निकाल ही देता हूँ। 5 + 3 अगेन दिस इज 8, 8/2 अगेन दिस इज 4। 4 के अंदर फिर से मैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड पेयर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा और लोन पेयर आपकी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ये भी है आपकी sp3 ही, ठीक है, बट यहाँ पे आपकी क्या आ गई? एक लोन पेयर आई, ठीक। अच्छा H2S की अगर हम बात करें, ठीक है, तो H2S की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसकी भी अगर आप निकालोगे ना, ठीक है, अगर आप इस वाले फार्मूला से इसकी भी निकालोगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, ठीक है। तो 4 पता है 4 जो है ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये sp3 है, ठीक है, लेकिन मज़े वाली बात ये है ना कि ये खास टाइप का कंपाउंड है, ठीक है, जिसका नाम है ड्रैगो कंपाउंड, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ड्रैगो कंपाउंड एक कंसेप्चुअल सीरीज आ रही है, मैं वहाँ पे सारे कंसेप्ट को ही केवल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप अभी आप बस इतना समझो कि ये ड्रैगो कंपाउंड है और जो इनका ये कुछ खास टाइप के कंपाउंड होते हैं। इनका जो एंगल है, इनके पास सबसे पहले तो कोई जो है ना कोई भी हाइब्रिडाइजेशन जो है इनके पास नहीं होती है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनका जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 90 के अराउंड होता है। 90 से जो है 5 डिग्री ज़्यादा या फिर 5 डिग्री कम, है ना, हो सकता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड है, ठीक है। तो इनका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो H2S जो है इनका कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं है। ज्योमेट्री कुछ इसी टाइप की इसकी भी बनती है। क्लियर है? अच्छा अगर हम CH4 की देखें तो CH4 की अगेन आपकी sp3 आएगी, आप निकाल के देखना, ठीक है, मैं नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? ओके। तो अब हमें ना यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखना है, ठीक है। HMH का क्या मतलब है? HMH की अगर मैं बात करूँ तो बॉन्ड एंगल की तो चर्चा करी जा रही है यहाँ पे। ये बॉन्ड एंगल आपसे पूछा जा रहा है इनके बीच में, ठीक है। तो देखो बॉन्ड एंगल सबसे लार्जेस्ट पूछा गया है, तो देखो सारे लोग हैं sp3, ठीक है, सिवाय इसके, ठीक है, ये इसकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ड्रैगो कंपाउंड है, इसको बाहर निकाल देना, तो इसका 90 डिग्री के अराउंड एंगल होता है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा अगर मैं इनकी बात करूँ, इन तीनों की बात करूँ, तो इन सबका होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp3 की स्टैंडर्ड एंगल आपकी कितनी आनी चाहिए थी? 109 के अराउंड आनी चाहिए थी आपकी, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? 109 के अराउंड आपकी आनी चाहिए थी स्टैंडर्ड एंगल। लेकिन ये कब आएगी? ये आपकी तब आएगी जब आपकी बॉन्ड पेयर जो है चारों का चारों बॉन्ड पेयर ही हो। लोन पेयर वहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे तो चारों का चारों बॉन्ड पेयर ही है, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे जो एंगल आएगी ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी आएगी 109 के राउंड, ठीक है, 109.5 के राउंड होता है, ठीक है। तो ये आपकी एंगल है, ये यहाँ पे आपकी। क्लियर है? अच्छा तो बाकी लोग का फिर क्या आ रहा होगा? बाकी लोग का अगर आप देखोगे ना तो ये H2O है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसकी जो आती है 104 के अराउंड आती है, 104.5 के अराउंड आती है। अब देखो आपको एंगल याद करने की नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन आप स्टैंडर्ड के आप याद रखना। ये आपकी क्यों आती है ऐसा? क्योंकि ये लोन पेयर जो है आपको यहाँ पे पुश कर रहा होता है, ठीक है। और ये पुश क्यों कर रहा होता है? क्योंकि इनके बीच में भी आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है लग रहा होता है, लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन। उसकी वजह से ये जो है बॉन्ड पेयर को भी जो है दबा देते हैं थोड़ा सा, तो कम हो जाता है एंगल, ठीक है, स्टैंडर्ड से। अच्छा यहाँ पे जो है एक लोन पेयर है तो ये ज़्यादा जो है पुश नहीं कर पाएगा। आप खुद सोचो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर रिपल्सन नहीं है, तो इसकी जो एंगल होगी ना इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आपको एंगल याद करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एंगल आपको याद करने की बिल्कुल भी यहाँ पे नीड है ही नहीं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो एंगल आपकी आएगी, किसकी आ गई? sp3 का एंगल सबसे ज़्यादा जो एंगल आ गई आपकी वो केवल और केवल इसकी आएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जस्ट अ सेकेंड। CH4 की आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पे प्रेजेंट नहीं है, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं होगा, कोई एंगल जो है आपका दबाने वाला नहीं है। तो फिर एंगल जो है जब पुश करने वाला कोई नहीं है तो बिल्कुल स्टैंडर्ड आएगा जैसा प्रिडिक्टेड है,
ठीक है। तो ये भी मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंसेस, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ पे पूछ लिया गया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है हमारे पास, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, जस्ट सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी और किसके बीच में, आपका इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। अब ये इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है आपका रेडियाई से मतलब है यहाँ पे, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई से मतलब है, क्लियर है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर बड़ी एक ग्राफ दी गई है, बड़ी क्लियर ग्राफ दी गई है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, वो ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है ये, ठीक है, बट ये ग्राफ जो कुछ इस टाइप का ही होता है, ठीक है, आप समझना, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी जो आपकी वाई एक्सिस पे होती है वो आपकी एनर्जी होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपकी होती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्लियर है। एक्सिस नहीं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है आपका एटॉमिक रेडियाई से इसका रिलेशन है, राइट। एटॉमिक रेडियाई ही है वैसे। चलिए अब देखिए ये ग्राफ जो है ना कुछ इस टाइप का होता है, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए आप कंसिडर करिए कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, दो ठे, क्लियर है। स्टार्टिंग आप ये कंसिडर करिए कि ये लोग बहुत ही दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई रही होगी ना, काफ़ी ज़्यादा हाई। पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी क्या रही होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई रही होगी। क्योंकि देखो देखो पोटेंशियल, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम रहेगी ना आपकी, स्टेबिलिटी जो है आपकी उतनी ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्यों, क्योंकि ये लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस में, इन लोगों के बीच में जो है किसी भी टाइप का जो है इंटरेक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, मतलब राइट। इंटरेक्शन मतलब किस टाइप का, अट्रैक्शन वाला या फिर रिपल्सन वाला, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा वहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो यही वाला ये वाला केस है, ठीक है। ये जो आपको ये वाला जो कर्व दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये इसी को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है, कि ये लोग जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको दूर बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। मतलब ये लोग, इनमें कुछ किसी भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब सेकेंड केस ये है आपका कि आप मान लीजिए कि ये लोग जो है बॉन्ड बनाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए सिस्टम के अंदर ये लोग थोड़ा सा करीब आए। अब ये थोड़ा सा करीब आए तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो जैसे ही यहाँ पे अट्रैक्शन लगा, ध्यान रखिए आप, तो देखिए आप एनर्जी क्या हो रही है, आपकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एनर्जी डिक्रीज होने का क्या मतलब है, स्टेबिलिटी आपकी क्या हो रही होगी, जस्ट अ सेकेंड, एनर्जी आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, एनर्जी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो स्टेबिलिटी आपकी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी यहाँ पे। तो ये जो मैंने रेड मार्क्स किया हुआ है, ये तब की बात है जब ये लोग धीरे धीरे ना अप्रोच कर रहे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस जो है लगातार कम हो रही है, तब की बात है ये। अच्छा, कुछ टाइम बाद जो है ये लोग और काफ़ी करीब आ गए, ठीक है, काफ़ी करीब आए होंगे मतलब, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गई, ठीक है, इस पॉइंट पे रेड मार्क्स जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, क्लियर है। अच्छा, और एक टाइम ऐसा आएगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा करीब हो गए, इतना ज़्यादा करीब होंगे कि फिर इनके अंदर क्या होगा, रिपल्सन लगने लगेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन क्रिएट होने लगेगा। अब बहुत ही ज़्यादा अगर रिपल्सन यहाँ पे क्रिएट होगा आपका सॉरी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अगर आपका रिपल्सन अगर क्रिएट होगा तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एकदम से हाई हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एकदम से आपका हाई हो जाएगा, तो ये आपका यही वाला पॉइंट है, आप देखो, ठीक है। ये खैर मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए था, ये वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो ये तब की बात है जब ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है आप देख रहे हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है आपकी लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। सॉरी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी लगातार कम होगी तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना कि उनके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस रहा होगा, बहुत ही क्लोज रहे होंगे वो,
बहुत ही जब क्लोज रहे होंगे तो वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, रिपल्सन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था वो, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप देख लो इसमें से कौन सा ग्राफ आपका मैच हो रहा है। तो ये तो बड़ी डिफरेंट लग रहा है, काट दो, ये भी डिफरेंट है। एक ही आपका ग्राफ मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप इसको मार्क कर लेना और आगे बढ़ो, क्लियर है। आपको और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको कमेंट सेक्शन में आप बताना, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो और डिटेल में आपको बता दूंगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए आप, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की बात करी गई है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब है, बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब है, मैंने बताया था अभी अभी आपको कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड आर्डर के, और ये लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है ना, क्लियर है ये बात। मतलब बॉन्ड एनर्जी का ये मतलब है ना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ से मतलब है, ठीक है। जितनी ज़्यादा अगर किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ है आपकी, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है आपकी उतनी ही ज़्यादा लगनी है वहाँ पे, तोड़ने के लिए और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना एनर्जी की, ठीक है। तो आपकी बॉन्ड एनर्जी वहाँ पे बढ़ती चली जाती है। तो बस आपको सिंपल यहाँ पे यही देखना है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो कौन सा है। तो देखो एक ऑप्शन है CCl, ठीक है, एक है हमारे पास CBr, और एक है हमारे पास CF, है ना, और एक है हमारे पास CI, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप बस यहाँ पे देख लो कि ओवरलैपिंग जो है किस टाइप की हो रही है। अगर अब ओवरलैपिंग का भी कंसेप्ट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ओवरलैपिंग जो है ना, ओवरलैपिंग जो है अगर सेम टाइप के अगर ऑर्बिटल है, सेम टाइप के, सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल है, अगर सेम टाइप का ऑर्बिटल का ये होने का मतलब है कि जैसे मान लो कि सराउंडिंग एटम हो और आपका जो सेंट्रल एटम हो, अगर उनका जो सेंट्रल एटम और जो सराउंडिंग एटम है आपका, वो अगर मान लो कि सेम पीरियड से हो, ठीक, तो बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आई, बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उनका ऑर्बिटल का साइज वगैरह लगभग सेम होता है। तो बॉन्डिंग जो है वहाँ पे बहुत ही अच्छे से, ओवरलैपिंग वगैरह अच्छे से हो जाती है, तो फिर जो बॉन्ड बनता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो आप CCl है आपके पास, CF पहले लिख देता हूँ मैं, CF, CL, CBr और CI में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो तो आप बताइए मुझे, कार्बन की किस ऑर्बिटल से आपकी ओवरलैपिंग होगी आपकी। तो देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखो क्या आएगा, 1s2 2s2 क्या आएगा आपका 2p2, राइट, है ना। तो जो आपकी ओवरलैपिंग होने को है वो आपकी किससे होगी, ये 2s है और ये आपकी 2p है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट की बात है ना, और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ग्राउंड स्टेट का, ये जम करके यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। ये शायद सब आपको मालूम होगा सब लोग को, ठीक है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो ये जो है आपकी क्या हो गए, सारे ऑर्बिटल खाली हो गए, तो यहाँ पे ना बॉन्डिंग संभव है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बॉन्डिंग आपका संभव है, क्लियर, ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो मतलब जो बॉन्डिंग हो रही है वो किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे S या P इन्वॉल्व है आपका, ठीक है ना, S और P दोनों इन्वॉल्व है ना यहाँ पे, तभी तो इनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है ना, ठीक है। अच्छा, तो सभी का लगभग उसी टाइप का बनेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है, इंटरेक्शन समझिएगा आप यहाँ पे, कि जो कार्बन है उसका तो सेकंड पीरियड का है, ठीक है। जो भी ऑर्बिटल है आपका सेकंड पीरियड का है, इसका क्या है सेकंड पीरियड का, यहाँ पे क्या है सेकंड पीरियड का, यहाँ पे क्या है क्लोरीन कहाँ है थर्ड पीरियड का, ये आपका कहाँ है सेकंड पीरियड का, ये कहाँ का है आपका ये फोर्थ का है, ठीक है। ये अगेन आपका सेकंड पीरियड का हो गया, ये आपका किस पीरियड का हो गया फिफ्थ पीरियड का हो गया, समझ रहे हो ना आप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये सेकंड का होता है, ये आपका थर्ड का है, ये फोर्थ का, और ये किसका है फिफ्थ पीरियड का है, सॉरी हाँ ठीक है फिफ्थ पीरियड का है, क्लियर है। तो जो बॉन्डिंग होगी ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही होगी, क्यों, क्योंकि ये सेकंड पीरियड की बात है, उससे ज़्यादा उससे थोड़ा सा कम जो आपका हो रहा होगा
स्ट्रेंथ का, वो सीसीएल वाला होगा, क्योंकि ये 2-3 के बीच में हो रहा है, अब यहाँ पे 2-4 के बीच में हो रहा है। अब मतलब कुछ ऐसी बात है ये, ठीक। और ये कुछ ऐसी बात है, एक 2 का है और एक जो है थर्ड का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थर्ड का हो गया, अगेन जो है आप, ये आपका 2 का हो गया, ये आपका फोर्थ का हो गया, ठीक है। अगेन जो है ये आपका 2 का हो गया, ये आपका जो है आपका फिफ्थ का हो गया। तो देखो बॉन्डिंग जो है ओवरलैपिंग सबसे बढ़िया कहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई ना। यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी और कम हो गई, यहाँ पे तो लगभग ना के बराबर है, ये तो तुरंत ही टूट जाएगा। ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये बिल्कुल जल्दी से ब्रेकआउट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लगने वाली है आपकी, वो सीएफ के केस में यहाँ पे आपको लगेगा एनर्जी, ठीक है। मतलब ये है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है आपकी ये रही, ठीक है, क्लियर है। तो एक ही ऑप्शन है आपके अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट है, बाकी सब गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर फिर से अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे जो है आपको इन क्वेश्चन को। नंबर 42, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज Li2, Li2 माइनस एंड Li2 प्लस इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ, ओके। देखिए कुछ स्पीसीज यहाँ पे दे रखा है और उसकी स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो देखो स्टेबिलिटी जो है, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो जो स्टेबिलिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी किससे, बॉन्ड ऑर्डर से, ठीक है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आप समझिए, आप बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ रही होगी, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रही होगी इसका क्या मतलब है, वो स्पीसीज जो है उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको एमओटी से जो है ना जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकलवाया था कि ट्रिक से आप निकाल लेना, अगर 10 से लेके 18 तक जो है अगर आपका इलेक्ट्रॉन सम आ रहा है तो आप आराम से जो है आप निकाल सकते हो ट्रिक ट्रिक के मदद से, है ना, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, जो कि है बॉन्ड ऑर्डर ही, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर का जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, वो हम सीखने वाले हैं फाइनली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट सीखते हैं यहाँ पे, चलिए। अगर मैं एल की बात करूँ तो एल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है ना, ठीक है। तो एल अगर 2 दे रखा है तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 3 × 2 6 हो गए ना आपके, ठीक है। अच्छा एल 2 प्लस में कितना आ गया आपका, 6 - 1 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्लियर है ना। अगर मैं Li2 माइनस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे सीखते हैं एक बार। अब देखो मैंने आपको बताई थी कि जो एमओटी के अंदर है वो 2 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एक होती है आपकी अप टू 14 या फिर इक्वल टू 14, और एक होता है आफ्टर 14, ठीक है, आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो फिर आप इधर वाला रूल लगाओगे, और 14 से अगर कम है या फिर 14 के इक्वल भी है तो आप ये वाला रूल लगाओगे। तो चलो 14 अप टू 14 वाला जो है मैं आपको रूल यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। एक बार मैंने बताया भी था बट फिर भी आप देखो, चलो। तो अप टू जो 14 वाला रूल है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो आपका सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर आपकी सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, एंड देन आफ्टर आपकी फिल होती है पाई 2px, ये दोनों सेम लेवल पे होते हैं, पाई 2px और पाई 2py। उसके बाद फिल होता है आपका सिग्मा 2p दैट, और फिर इसका एंटी बॉन्डिंग आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और उसके बाद इसका एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz, क्लियर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हम करते हैं, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम Li2 का जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, Li2 का। तो Li2 के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 ही है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चलो फिल करो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इसमें 2, इसमें भी 2, राइट। तो ये आप फिल कर दिया आपने। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है ना, जो कन्वेंशनल होता है, वो होता है आपका हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल
बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसका ये मतलब है कि बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसको एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से माइनस करोगे और उसका हाफ करोगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकल जाएगा। तो चलो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हाफ, और बॉन्डिंग के अंदर आपकी कितनी है, आपकी देखो आप, ये बॉन्डिंग है, ठीक है, और ये आपकी ये भी बॉन्डिंग है, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस आपकी एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 माइनस 2 2 एंड 2/2 दिस इज 1। तो आपकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, क्लियर है। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो है आपकी किसकी आ गई है, ये तो आपकी आ गई है Li2 की। क्लियर है। वैसे आप Li2 प्लस की निकाल लो, ठीक है। चलो तो Li+2 की निकाल लो। तो Li+2 की अगर आप निकालोगे तो देखो आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, जस्ट अ सेकंड। चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैसे लिखा हुआ है मैंने, फिर से लिख देता हूँ। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है ना। चलो तो σ1s2 और सिग्मा इस जस्ट अ सेकंड, σ1s2 और σ2s1 आ जाएगी ना, क्योंकि 5 ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, एंड दिस इज 2 + 1, दिस इज 3 3 - 2 दिस इज 1 1/2 मीन्स 0.5 आ गई। ठीक है ना, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई, 0.5 आ गई आपकी। क्लियर है, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे और देखो, यहाँ पे समझो यहाँ पे अब हमें निकालना है किसके लिए, Li2 माइनस के लिए निकालना है। ठीक है, Li2 माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। चलो तो फिर फिल करते हैं ना, σ1s2 σ*1s2, फिर σ2s में इलेक्ट्रॉन फिल करना, और फिर σ2s में। तो 2 4 6 और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे रिमेनिंग हो रहा है, तो आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आप निकालिए यहाँ पे। तो देखो बॉन्डिंग के अंदर 2 4 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने आ गए, 2 और ये एक 3 आ गया। ठीक है, तो 4 - 3 1, तो कितना आ गया आपका, ये भी आपका कितना आ गया, 1/2 ही आ गया। ठीक है, तो 1/2 आ गया, इसका भी क्या आ गया, 0.5 आ गया। क्लियर है, 0.5 आ गया इसका भी। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ी सी ना यहाँ पे समस्या वाली बात आ गई। ठीक है, चलो देखो समझना जरा एक चीज को यहाँ पे। अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले में जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो 1 है, तो इसकी तो ज्यादा ही आएगी। ठीक, इसकी तो ज्यादा ही आएगी। तो ज्यादा सबसे ज्यादा देखो किस में है, तो ज्यादा इसमें Li+2 गलत हो गया, ये भी Li+2 गलत हो गया, Li+2 गलत। एक ही ऑप्शन ही बच रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है। अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं आपको स्टेबिलिटी बताऊं, पूरा स्टेबिलिटी अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं इसका, तो आप ध्यान रखिए, अगर आप देखोगे तो इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो लगभग बराबर आ गया। ठीक है, तो फिर इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आप ये देखिए कि एंटी बॉन्डिंग के ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, तो Li+2 और Li2 माइनस के अंदर जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, 3 है। ठीक, तो जो एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो सिस्टम के अंदर जो है आपकी अनस्टेबिलिटी लेके आता है। ठीक है, देखो बॉन्डिंग के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना आपका, वो हमेशा स्टेबिलिटी लेके आता है। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने का ये मतलब है कि वो सिस्टम जो है ना उतना ही आपका अनस्टेबल होता चला जाएगा। तो इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो ज़्यादा स्टेबल जो है आपका ये Li+2 वाला रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी एंटी बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है, 2 है, और यहाँ पे कितनी है आपकी, 3 है। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक बड़ी नॉर्मल सा कंसेप्ट था। ठीक है, चलिए आप आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, in which of the following process the bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamagnetic। देखो इसमें दो कंडीशन दे रखा है, बस आपको वही चेक करना है। क्या क्या दे रखा है, पहली कंडीशन ये है आपकी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि पैरा से जो है वो कहाँ चेंज होना चाहिए था, डाया में चेंज होना चाहिए था। चलो देखते हैं इसको। ठीक है,
ये भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगेन जो है आप ये इलेक्ट्रॉनिक सम से जो है ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सम जो है, इलेक्ट्रॉनिक सम से जो आपके 90% क्वेश्चन जो आपके बन जाएंगे जेईई मेंस के अंदर, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक सम हम जानते ही हैं अगेन, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये आपका 3 होगा, ठीक है। ये आपकी 2.5 है ना, ये आपकी 2 होगी है ना, ये आपकी 1.5 होगी, ये आपकी 1 होगी, ठीक है। ये आपकी 2.5, ये आपकी 2 होगी, ये आपकी 1.5 और ये आपकी 1 रही होगी, ठीक है। ये बॉन्ड आर्डर है, ठीक है, क्लियर है। चलो देखते हैं एक बारी, O2 है, ठीक है। O2 है, O2 से कहाँ जा रहा है, O2 प्लस में जा रहा है, ठीक है। तो O2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 16। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एक माइनस कर दो, 15 हो गई, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहला ही चीज देख लेते हैं ना यहाँ पे, चलो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ही देख लेते हैं पहले, मतलब दोनों कंडीशन ही फॉलो होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि पैरा और डाई जब भी आपको देखना है, ध्यान रखिए आप, पैरा और डाई जब भी आपको देखना है, पैरामैग्नेटिक आपको देखना है, तो आप देखोगे, क्या देखोगे आप, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। ओड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और डाया के लिए आपको देखना है इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होना चाहिए। इसके अंदर एक एक्सेप्शन आती है 10 और 16 पे, ठीक। 10 और 16 पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है पैरामैग्नेटिक होती है, ये ध्यान रखिएगा बस। और आप कहीं पे भी आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखो ये जो है ये 16 आ गया, तो ये क्या होना चाहिए था, पैरामैग्नेटिक, ठीक। अच्छा, तो ये तो पैरामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक ही चला गया, ये तो 15 हो गया। तो क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा, काट दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे वाला देखो आप, बी वाला चेक करो, ये तो ए हो गया, ठीक है। अब बी वाला चेक करो, बी क्या है आपका, N2 से जो है आप कहाँ जा रहे हो, N2 प्लस में जा रहे हो, ठीक है। तो देखो N2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 15। तो इसका अगर आप मैग्नेटिक बिहेवियर देखो तो 14 इलेक्ट्रॉन क्या आएगा आपका, डाया मैग्नेटिक आएगा ना। तो ये डाया से कहाँ जा रहा है, पैरा जा रहा है, आपको क्या चाहिए था, पैरा से डाई। बात समझ में आई, तो ये भी कट गया ना, ठीक है ना, ये भी कट गया आपका। चलो ऑप्शन सी देखो एक बारी, O2 है, O2 से आप कहाँ जा रहे हो, O2 माइनस में जा रहे हो, ठीक है। तो ये 16 है आपका, और ये आपका कितना हो गया, 17 हो गया, राइट। तो देखो 16, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 16 पे जो है आपका क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, 16 से 17 चला गया, बात समझ में आई। 16 से आपकी 17 चली गई, अगेन दिस इज एन ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो अगेन दिस इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक चला गया। तो क्या ये आपका ऑप्शन सही है, नहीं सही है, पैरामैग्नेटिक से कहाँ जाना चाहिए था, डायमैग्नेटिक, ये भी नहीं होगा। अब एक बार ऑप्शन डी एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी एक हमारे पास बच रहा है, ठीक है। हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, एनओ से आपका एनओ प्लस जा रहा है, ठीक है ना। चलो देखो, एनओ से आपका एनओ प्लस जा रहा है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करना आप, 7 + 8 15, ठीक है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 14 हो जाएगा ना, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, कोई दिक्कत ही नहीं है, पैरामैग्नेटिक है ये, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना 14, डायामैग्नेटिक हो, तो पैरा से डाया चला गया, ठीक है, पैरा से डाया चला गया आपका, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला, वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब एक बार हम लोग बॉन्ड आर्डर भी देख लेते हैं ना, बॉन्ड आर्डर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो देखो 15 है, 15 पे जो बॉन्ड आर्डर आपकी आएगी वो क्या आ जाएगी, 2.5 आनी चाहिए, है ना, 2.5 आनी चाहिए ना। देखो ये क्या आ जाएगी आपकी 2.5, और 14 पे क्या आ रही है आपकी 3 आ रही है। तो ये देखो आप आराम से जो आपका ये बैठ रहा है, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी 2.5, ये आपकी क्या आ जाएगी बॉन्ड आर्डर, 14 पे 3 आ जाएगी बॉन्ड आर्डर भी क्या हो गया, ये आपका इंक्रीज हो गया। तो बस करेक्ट ऑप्शन जो है आप ये मार्क कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आप 1 मिनट में कर सकते हो, ठीक है।
कोई बहुत बड़ा